नमस्ते। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। कल तक मैं आपको स्वरों के बारे में पूरा समझा चुका हूं। इससे पहले वाले वीडियोज आप देख सकते हैं स्वर। आज नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, व्यंजन। मैं पहले ही आश्वस्त रहता हूं, अगर आप पूरा वीडियो देखें तो 100% आपको समझ में आएगा, ऐसा मैं आश्वस्त रहता हूं। उसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। हम आपको अवश्य समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया चैप्टर व्यंजन, नया चैप्टर नहीं बल्कि वर्ड का ही नया टॉपिक व्यंजन। तो आप हेडिंग डाल देंगे क्या, व्यंजन। आज से हम नई शुरुआत कर रहे हैं, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, पहले हम आपको समझा देते हैं। देखिए स्वर किसे कहते हैं। अ ये किसी की सहायता नहीं लेता लिखने में, लिखने पढ़ने बोलने में किसी की सहायता नहीं लेता। आ ये भी किसी की सहायता नहीं लेता। लेकिन व्यंजन किसे कहते हैं, ध्यान देना। एक तो आप इसको बोल के देखिए, अ आ ई। आपकी जिह्वा का ध्यान रखना, आप जब बोलेंगे तो आप बोलिए मेरे साथ। आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। लेकिन आप बोलेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यह आप तय मान के चलिए कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोलने की तो समझ में नहीं आएगा। आप बोलिए अ आ ई। आप जीभ देखिए कहां टच हो रही है, कहीं टच नहीं होगी आपकी जीभ, और मुंह पूरा खुला रहेगा। हवा बिना रुकावट के बाहर आ जाएगी, बिना रुके बाहर आ जाएगी। अ आ ई ई। जीभ टच नहीं होगी कहीं पर, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी लेकिन जीभ टच नहीं होनी है कहीं पर, कहीं स्पर्श नहीं करेगी जिह्वा आपकी। क्यों? क्योंकि स्वर बिना रुकावट के बोले जाते हैं, जिह्वा रुकावट पैदा नहीं कर पाती। और दूसरा, स्वर किसी की सहायता नहीं लेते। कहां किसी की सहायता ले रहा है, अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं क। ये क पूरा लिखा हूं ना, तो इसको जब तोड़ेंगे तो पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, पहले वाले वीडियो और अच्छी तरह देखना आप लोग, पर यहां पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क है, ये आधा क ऐसे भी लिखते हैं। पहले वाले वीडियोस देखे, मैं पहले कह चुका हूं, आधा क ऐसे भी लिखते हैं और आप जैसे लिखते हैं वैसे भी लिखते हैं। ये सही है, हलंत लगाकर भी आधा हो जाता है। आधे क में जब अ मिला, आधे क में जब अ मिला तब जाकर ये पूरा क बना। देखिए आधा क आप ऐसे भी लिखते हैं, हम पहले ही बताए हैं। आधे क को ऐसे भी लिखते हैं, पर अभी हम इस प्रयोग को नहीं करेंगे। ये आधा क सेम है, सही है दोनों। आधे क में जब अ मिलता है तब पूरा क बनता है। ये क अ की सहायता ले रहा है, अर्थात व्यंजन किसकी सहायता लेते हैं, क से व्यंजन शुरू होते हैं। व्यंजन किसकी सहायता लेते हैं, स्वरों की। अब अगर माना आ की सहायता ली होती तो का बन जाता है। का माने कोई भी व्यंजन स्वरों की सहायता लेता है, लेकिन स्वर किसकी सहायता नहीं लेते हैं। ये पहले वाले चैप्टर में कंप्लीट कर चुका हूं मैं। स्वर किसी की सहायता नहीं लेते, पर व्यंजन किसकी सहायता लेते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता लेते हैं। इसलिए एक तो स्वरों की सहायता से, दूसरा मैंने इसमें अभी आपको अ आ बोलते समय देखो अ आ ई, कहीं रुकावट पैदा नहीं हो रही, वायु सीधे बाहर आ जा रही है, कोई रुकावट पैदा नहीं होती मुंह में वायु के लिए। लेकिन आप एक बार बोल के देखिए, आपको क्या बोलना है, आप च बोलिए। च आपकी जीभ किसी न किसी स्थान को स्पर्श करेगी। च छ ज, या च छ ज बोला आपने, च बोलते समय आपकी जीवा जहां पर टच कर रही है वो स्थान तालु है। ये भी याद कर सकते हैं, च छ ज झ, ये तालु से आप वो तालव्य है वर्ण। अब देखिए आप जहां पर आपकी जीवा टच कर रही है ना, स्पर्श कर रही है, वो तालु है। टच कर रही है का मतलब अंदर से आने वाली वायु को वहां पर रोक रही है जीवा, रुकावट के साथ वायु बाहर आती है, इसलिए। या ट बोल के देखे तो ट बोलते समय और भी ऊपर जीभ चले जा रही है, थोड़ा तालु से भी ऊपर। च जहां पर, वहां से ऊपर भी ट। तो ट बोलते समय भी वायु रुकावट पैदा, व्यंजनों में रुकावट पैदा होती है किसी में। प बोलिए, प बोलेंगे तो होंठ चिपक जाएंगे एकदम। यद्यपि होंठ ऊ में भी, लेकिन ऊ में पूरे नहीं चिपकते। ऊ बोलोगे तो एक गोल सा छिद्र बन जाएगा और वायु उस छिद्र से बाहर निकल जाएगी। लेकिन प में तो पहले ही चिपक जाएंगे। पहले चिपक जा रहे हैं, फिर वायु बाहर आ रही है। पहले होंठ चिपक के क्या करते हैं, अंदर वायु को रोक देते हैं। जैसे ही होंठ खुलते हैं तब वायु बाहर आ पाती है। क्योंकि व्यंजनों का एक गुण है, वो रुकावट के साथ, रुकावट कौन पैदा करेगा, या तो होंठ करेंगे या तालु या मूर्धा, अभी समझाऊंगा मैं इसको आगे। पर रुकावट के साथ वायु बाहर निकलती है। इसलिए परिभाषा क्या लिखोगे व्यंजन की, लिखिए व्यंजन की परिभाषा लिखिए, वे वर्ण जो रुकावट के साथ
जो रुकावट के साथ या जिनके उच्चारण में वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है, या जिनके उच्चारण में वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है, रुकावट के साथ बाहर निकलती है, तथा जो वर्ण स्वरों की सहायता से पढ़े लिखे बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से और रुकावट के साथ पढ़े लिखे बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इसलिए व्यंजन की परिभाषा सरल है, वो स्वरों की सहायता लेते हैं। कौन सा ऐसा व्यंजन है जो स्वर की सहायता न दे? जब तक नहीं लेगा तब तक पूरा नहीं होगा कोई भी। जैसे अगर हम राम लिखते हैं, राम में र और म दो व्यंजन है, र और म। र ने किसकी सहायता? र आधा। ये तब तक यहां पूरा है, यहां आधा, तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आ की सहायता नहीं दिया है। आ की सहायता जैसी मिली पूरा हो गया। मो ने औ की सहायता ली है, ये मो आधा, आधे मो ने किसकी सहायता ली है? पूरा होने के लिए औ की सहायता लेती, इसका हलंत हट गया, ऊपर मो पूरा हो गया। इसलिए स्वरों की सहायता से रुकावट के साथ पढ़े लिखे बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की बहुत सरल परिभाषा है। उल्टा स्वर की परिभाषा इसके विपरीत, बिना रुकावट के, बिना किसी की सहायता के। पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, फिर समझिए। बिना किसी सहायता के, बिना रुकावट के स्वर, और व्यंजन रुकावट के साथ स्वरों की सहायता से, दोनों एक दूसरे के विपरीत। अब देखिए, अब आपको क्या लिखना है, अब ध्यान लीजिए। व्यंजन कितने होते हैं? तो दो प्रकार से आप लिखिए। मूल या परंपरागत व्यंजन कितने होते हैं? 33। मूल या परंपरागत व्यंजन 33 होते हैं। मूल माने संस्कृत से आए, और परंपरागत माने परंपरा से हमने प्राप्त किए, संस्कृत से हमने परंपरागत रूप से व्यंजनों को हिंदी में प्राप्त किया। मूल रूप से संस्कृत से हमने वर्णमाला प्राप्त की, व्यंजन प्राप्त किए। तो मूल रूप से 33 व्यंजन हमारे पास संस्कृत से आए। संस्कृत से कितने आए? 33। और इसलिए मूल अगर पूछता है व्यंजन कितने होते हैं तो भी 33। आप ऐसे भी याद करना, लिखना चाहो तो आप, क्या व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33, परंपरागत रूप से 33। और खाली पूछेगा व्यंजन कितने होते हैं तो भी 33। अब देखिए, प्रयोग या उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, प्रयोग या उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 35 हो जाते हैं प्रयोग के आधार पर, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग हिंदी में और हो गया। ये संस्कृत में नहीं है, हिंदी में प्रयोग इनका होता है। इसलिए प्रयोग के आधार पर, चूंकि इनका उच्चारण संस्कृत में नहीं होता, इनका उच्चारण केवल हिंदी में होता है, इसलिए प्रयोग या उच्चारण के आधार पर 33 तो जो पहले थे 35 हो गए, ये दोनों जुड़कर 35। तो ये आप लिख सकते हैं 35, ये दो इसमें और ऐड हो गए। तो प्रयोग या उच्चारण के आधार पर 35, जबकि मूल परंपरागत व्यंजन 33। अब देखिए, ये क्या है? ये बाद में समझाऊंगा। ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहते हैं उत्क्षिप्त? ये द्विगुणी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? इस पर तो टॉपिक पर चर्चा ही करनी है आपको, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। अब इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आप पूरा अच्छी तरह देखिए तो समझ में आएगा। अब आता है आपका व्यंजन के भेद। हेडिंग डालिए आप, व्यंजन के भेद। अब आप हेडिंग डालेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं ऐसा तो निश्चित नहीं, पर आइए अब यहां पर व्यंजन के भेद में पहले हेडिंग लिखें, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, हम स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों को पहले कंप्लीट कर रहे हैं। स्पर्श शब्द से ही पता चल रहा है, हेडिंग डाल दी ना आपने, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। हम स्पर्श शब्द से क्या पता चलता है? स्पर्श माने छूना। मैं अगर ऐसे छू रहा हूं तो ये स्पर्श है। स्पर्श माने छूना। तो स्पर्श व्यंजन में क्या छुएगा, किसको छुएगा? स्पर्श व्यंजन में क्या और किसको छुएगा आपको बताता हूं। स्पर्श व्यंजन में छुएगा आपका वायु। किसको छुएगी वायु स्पर्श व्यंजन में? वायु किसको स्पर्श व्यंजन में छुएगी? वायु किसको स्पर्श व्यंजन में छुएगी? मुख के किसी स्थान को छुएगी। मुख के कौन से स्थान को छुएगी? जिस स्थान को वायु छूकर बाहर आएगी वही उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। जिस स्थान को छूकर बाहर आएगी वही उसका क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान हो जाएगा। जैसे च, अभी आप बोल रहे थे च बोलते समय वायु
वायु जब बाहर निकल रही थी तो जिह्वा ने उसको कहां पर रोका, जहां पर रोका जिह्वा टच होकर वो तालु है। दांतों के ऊपर का जो मांस है, पिछले दांतों के ऊपर का जो मांस है, ऊपर के दांतों का पिछला हिस्सा, उसके ऊपर मांस शुरू हो रहा है जहां पर, वहां पर वो तालु है। च बोल के देखिए, जहां पर आपकी जिह्वा जा रही है वो तालु है, वो तालु है। और उस स्थान पर व्यंजन ये च बोलते समय रुकावट पैदा होती है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान तालु हो गया, तालव्य वर्ण हो गया वो। ठीक हो गया। तो ऐसे ट बोलिए तो ट ठ, ऊपर नाक से मुंह में एक छेद जाता है, वहां लगभग उसके पास आपकी जीभ जानी चाहिए और जाती है। आप बोल के देखिए ट ठ ड, आप बोल रहे हैं तो आपकी जीवा वहां पर जा रही है, जहां पर जा रही है वो मूर्धा है, वहां पर जाकर वायु को रोकती है। फिर वायु जैसी जीभ हटती है, आपके मुख से वायु बाहर निकलती है, वो उसका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। इस प्रकार स्पर्श शब्द से क्या तात्पर्य है? स्पर्श शब्द से यही तात्पर्य है कि जिह्वा वायु किस स्थान का स्पर्श करके बाहर निकलती है, मुख के किस स्थान का। इसका विज्ञान में अभी समझा रहा हूं, ये विज्ञान पढ़ रहे हो आप, ये वर्ण विज्ञान। अब देखिए स्पर्श या, आप पहले लिखिए स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, यहां पर ऐसे ही लिख दीजिए कुचु टू तुपु। अब कई बच्चे क च ट त प भी याद करते हैं, आप चाहे जैसे याद कर सकते हैं, बेहतर होगा ये याद करें क्योंकि आगे के सूत्र इससे बनते हैं। कुचु टू तु पु, कुचु टू तु पु आपने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या है? कुचु टू तु पु का मतलब, कुचु टू तु पु का मतलब है कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब त वर्ग, तू का मतलब त वर्ग, पु का मतलब प वर्ग। क च ट त प की जगह कुचु टू तु पु याद करेंगे तो आगे जब मैं सूत्र लिखाऊंगा तब और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। क वर्ग, चूंकि इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं मैं बता चुका हूं। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 वर्ग हैं। देखिए 1 2 3 4 5 वर्ग कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, वर्ग कितने होते हैं? 5। ये देखिए 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग हैं। किसी न किसी क से लेकर म तक जो व्यंजन, क से लेकर म तक ये व्यंजन किसी न किसी वर्ग में आ रहे। देखिए म प वर्ग में है, भ प वर्ग में है, अगर ड की बात करें तो ट वर्ग में है, अगर झ की बात करें तो च वर्ग में है, अगर ख की बात करें क वर्ग में, क खुद क वर्ग में, च भी खुद च वर्ग में, किसी न किसी वर्ग में आ रहे हैं ना। वर्ग में म के बाद जो है वो अवर्गीय व्यंजन है, वो किसी वर्ग में नहीं आते। य र ल व स ये किसी वर्ग में नहीं आते, अवर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, 25। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। वर्गीय या स्पर्श व्यंजन क वर्ग में कौन कौन आते हैं? क ख ग घ ङ। इनका उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ गला। इनके उच्चारण में जिह्वा गले के पास ही वायु को रोक देती है, आपको अनुभव नहीं हो पाएगा लेकिन रोक देती है। उसके बाद च वर्ग, च में तो मैंने अभी बताया था, च बोल के देखिए, जहां पर च छ ज झ आपकी जिह्वा जा रही है वो तालु है। आप बोलकर देखिए, जो स्थान जहां पर जिह्वा आपकी जा रही है वही तालु है। ये आपको समझ में आ जाएगा, आपको ध्यान देना है। उसके बाद ट बोलते समय अभी बताया था, नाक से छेद मुंह में जाता है, वहां ट ठ ड ढ, ये मूर्धन्य, ये मूर्धन्य वर्ण है। ये ट वर्ग में 5, हर में 5 आ रहे देखिए। फिर त बोल के देखिए तो त थ, दांतों के पिछला हिस्सा जो है ना, दांतों का पिछला हिस्सा रिज कहलाता है। दांतों का वो हिस्सा, उसमें आपकी जीभ टच होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो उच्चारण में दोष है आपके, नहीं हो रही है तो आपके उच्चारण में दोष है। तो बोल के देखिए, त थ द, दांतों को टच करेगी क्योंकि वहीं पर जिह्वा वायु को रोकती है। तो त वर्ग दंत्य वर्ग है। त वर्ग इनका उच्चारण दांत से होता है, तो दंत लिखा हूं मैं और दंत्य वर्ण हो जाएंगे। दंत लिखा हूं, दंत्य वर्ण। प आपके होंठ आपस में चिपक जाएंगे, प फ ब भ म, ये ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ है, होंठ आपस में मिल जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इस प्रकार 5 10 15 20 25 टोटल स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25, जिनका उच्चारण करते समय वायु किसी न किसी स्थान का स्पर्श करके बाहर निकलती है, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? इसकी क्या परिभाषा? जो किसी न किसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, जो किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं आते उन्हें अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये वर्गीय व्यंजन और शेष अन्य अवर्गीय कितने होते हैं? 25 होते हैं वर्गीय व्यंजन। अब देखिए, वो व्यंजन टोटल 33 होते हैं या उच्चारण के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 35 होते हैं। कैसे? स्पर्श व्यंजन तो आपको अभी पढ़ा चुका हूं मैं 25,
अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। आगे की वीडियो इसी पर आधारित होगी, अंतस्थ ऊष्म अन्य पर आगे को। देखिए अंतस्थ ऊष्म भी 4 होते हैं, अंतस्थ य र ल व, ऊष्म श ह, और उत्क्षिप्त ये ड़ और ढ़, ये 2, और टोटल मिलाकर होते हैं 35। अगर खाली व्यंजन मूल रूप से कितने हैं तो 33, और 2 उत्क्षिप्त भी जुड़ गए प्रयोग के आधार पर, तो इनको नवविकसित व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त को नवविकसित भी कहते हैं, इनको द्विगुणी भी कहते हैं। मैं बाद में अगले वीडियो, आप इंतजार कीजिए, आप अगला वीडियो देखिए। 2 35 कुल मिलाकर व्यंजन या तो 33 होते हैं या 35 होते हैं। कैसे पूछता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस प्रकार व्यंजन आज शुरू किए, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, नया टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे को। तब तक आप हेडिंग डाल दीजिए, क्या, अंतस्थ व्यंजन। हेडिंग डाल दीजिए अंतस्थ व्यंजन। धन्यवाद।